गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। चैप्टर चल रहा था बेटा लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का एक्सरसाइज नंबर 6.5 लास्ट एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है अगर स्टेटमेंट पढ़ें, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। ठीक है बेटा। तो अगर यहां पर हम चेक करें तो इसमें बेटा कहता है कि भाई हमें एक पेयर ढूंढने, हमें पेयर ढूंढने कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के पेयर ढूंढो बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10, जो दोनों 10 से तो बड़े हो बट देयर सम इज लेस देन 40 होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या होता है ये सब बच्चे जानते हैं बेटा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है सब बच्चे जानते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो, ये तो सभी नेचुरल नंबर है। इसमें से ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जानते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अच्छा, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव तो लगातार आने वाले ऑड नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आते हैं, जैसे कि 1 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ये कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर ये हो गए, मतलब इसमें से कोई नंबर बीच में छूटना नहीं चाहिए, जैसे कि 3 के बाद मैं सीधा 7 बोल दूं तो 5 हमने छोड़ दिया, तो 5 ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव तभी होगा जब लगातार सारे नंबर आएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं, दैट इज कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर होता है, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि हमें पेयर ढूंढने हैं किस चीज के, ऑड नेचुरल नंबर के, ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बेटा। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के पेयर ढूंढने हैं। तो मैंने क्या करा, पहला ऑड नेचुरल नंबर मान लिया अपनी तरफ से, उसको नाम दे दिया n। मैंने पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या नाम दे दिया बेटा, n। तो दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, n+2 होना चाहिए। क्यों, अगर मान लो मैं पहला नेचुरल नंबर 1 मानता हूं तो इससे अगला नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं पहला ऑड नेचुरल नंबर 3 मानता हूं तो उससे अगला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 5। अगर मैं पहला ऑड नेचुरल नंबर 7 मानता हूं तो अगला क्या होगा, 9। तो 2 ऐड करेंगे तभी तो आएगा ये नंबर, 3 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 5 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 9 आएगा। मैं इनको तो n बोल रहा हूं, इन सबको क्या नाम दे रहा हूं, n। तो इन सबको क्या नाम देना पड़ेगा, n+2। अगर ये n है तो ये n+2 होना चाहिए, मतलब 2 जोड़ने पे आता है। तो इसमें पहला ऑड नेचुरल नंबर अगर n है तो दूसरा ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, n+2 होना चाहिए, ठीक है बेटा। पहला ऑड नेचुरल नंबर अगर n है तो दूसरा सेकंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, n+2 होना चाहिए। अच्छा, अब ये कहता है कि जो दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हो गए बेटा, ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले ऑड नेचुरल नंबर हो गए। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो 3+2 क्या होगा, 5। तो 3 है तो ये 5 है, ये 1 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 7 है, तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। अच्छा, तो ये कहता है कि दोनों नंबर लेस देन 10 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों ही ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, तो n लेस देन 10 है और n+2 लेस देन 10 है, तो n लेस देन 10, n 2 इधर ले आओ, n लेस देन 8, ठीक है। 2 इधर जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब n कौन है बेटा, n लिख रखा है, n एक ऑड नेचुरल नंबर है, n एक ऑड नेचुरल नंबर है। अब n की वैल्यू लेस देन 10 आ गई और n की वैल्यू लेस देन 8 आ गई है। 8 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या है, n लेस देन 8 का मतलब क्या है, n क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर जो लेस देन 8 है। 8 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन है बेटा, 9 है। लेकिन n लेस देन 10 भी तो है, तो 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन है बताओ बेटा, 11 है। तो आंसर 9 है या 11 है। तो इसका डिसीजन कैसे लें कि n की वैल्यू 9 लेंगे या फिर 10 लेंगे, तो उसको डिसाइड करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इनको कोमा लगा रखा, बीच में कोमा मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये 8 को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 को। n की वैल्यू क्या है बेटा, दोनों 10 से बड़े हैं, सॉरी बेटा एक मिनट ना, लार्जर देन 10, दोनों क्या है 10 से ग्रेटर है, सॉरी भाई, दोनों ग्रेटर देन क्या है बेटा, 10, n ग्रेटर देन 10, n ग्रेटर देन 8। तो n एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 9 होगा।
10 से बड़ा ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 11 होगा। तो 9 ले या फिर 11 ले, तो इसका डिसीजन कैसे करें? बीच में कोमा, कोमा मतलब इंटरसेक्शन। n ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा, 8 से लेके प्लस इंफिनिटी, ये होना चाहिए। n ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा, 10 से लेके प्लस इंफिनिटी। ठीक है, दोनों में कॉमन रीजन क्या आ गया? ये कॉमन रीजन है, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? n ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 कि n ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि दोनों का सम, दोनों ही जो ओड नेचुरल नंबर माने ना आपने, दो कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर जो माने, इसका सम लेस देन 40 होना चाहिए। बेटा इन दोनों का सम लेस देन 40 होना चाहिए। तो इन दोनों ओड नेचुरल नंबर का सम लेस देन 40, तो दोबारा से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम n और n+2 का सम लेस देन 40 होना चाहिए। दैट इज गिवन, दोनों का सम लेस देन 40 होना चाहिए। तो 2n+2 लेस देन 40, 2n लेस देन 38। ठीक है बेटा, 2 को साइड ले आए, 2n लेस देन क्या आ गया? 38 आ गया। 2 से डिवाइड कर दें तो n लेस देन 19, तो दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करें, मैंने मतलब कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट क्या कहते हैं? n ग्रेटर देन 10, n ग्रेटर देन 10, और सेकंड क्या कहता है? n लेस देन 19, क्योंकि ये एक अलग अलग स्टेटमेंट से आया, ये एक अलग स्टेटमेंट से आया। ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि ये कहता है कि n की वैल्यू 10 से क्या है? बड़ी है। ये स्टेटमेंट कहते हैं कि n की वैल्यू 19 से छोटी है। तो 10 से तो बड़ा लेकिन 19 से छोटा, तो इसका मतलब ये तो हुआ n ग्रेटर देन 10 है बट लेस देन 19। बेटा इसका मतलब क्या? n ग्रेटर देन 10 है, n ग्रेटर देन 10 बट n लेस देन 19, n लेस देन 19। आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी बात को n ग्रेटर देन 10 को यूं तो लिख सकते हैं कि 10 लेस देन n। एक ही तो बात है बेटा, 10 लेस देन n, 10 लेस देन n, तो 10 लेस देन n, 10 लेस देन n, और यहाँ पे n क्या है? n लेस देन 90। तो इसको दोनों कंबाइन करते ये रिजल्ट आएगी कि 10 जो n है वो ग्रेटर देन 10 है बट लेस देन 19 होना चाहिए। बट n इज ए ओड नेचुरल नंबर। बट बेटा n क्या है? ओड नेचुरल नंबर है, जब 10 और 19 के बीच में, 10 और 19 के बीच में एक ओड नेचुरल नंबर है। तो n क्या क्या हो सकता है? इधर देखिए, n क्या है? ओड नेचुरल नंबर है, तो इनके बीच में n ओड क्या क्या हो सकता है? 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 तक हो सकता है। ठीक है, तो n के लिए 11, 13, 15, 17 है। तो पहला ओड नेचुरल नंबर ये हो सकता है 11, 13, 15 और 17। तो n+2 सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? इधर चेक करें तो n+2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। n की वैल्यू अगर 11 है तो 11+2 13, अगर n की वैल्यू 13 है तो 13+2 15, n की वैल्यू 15 अगर है तो 15+2 17, n 17+2 19। तो वो पेयर क्या बन गया? तो पेयर किसी कौन से दो नंबर पेयर बना रहे हैं? n और n+2, n और n+2 दोनों मिलकर बेटा पेयर बना रहे हैं, n और n+2। ठीक है, तो वो पेयर होगा 11 के साथ 13 और 13 के साथ 15 और 15 के साथ 17 और 17 के साथ 19। दैट इज द सॉल्यूशन। तो उसने कहा था कि हमें क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। तो वो पेयर बताने थे, पेयर जोड़े, पेयर बताने थे, दो नंबरों के पेयर्स। तो ये एक पेयर है, और दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर ये, 4 पेयर्स आ गए हैं। इन 4 पेयर्स आ गए, तो उसमें दो जो नंबर है इस पेयर के, दोनों ही ओड नंबर है बेटा। क्या है? दोनों ओड नंबर है, और दोनों ही ओड नंबर क्या है? ग्रेटर देन 10 होने चाहिए। लिखा होगा ग्रेटर देन 10 होने चाहिए, दोनों ही 10 से बड़े, और दोनों का सम करते तो लेस देन 40 आना चाहिए। दोनों को जोड़ दो, लेस देन 40 आएगा। दोनों 10 से बड़े हैं, सम लेस देन 40, दोनों 10 से बड़े हैं, लेस देन 40, और दोनों 10 से बड़े लेकिन सम लेस देन 40 होना चाहिए। तो हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने आपको बता दें, जो पहला क्वेश्चन करवाया है मैंने, ये 100% आएगा। आप लिख सकते हैं इस बात को, ये 100% आएगा। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो इसमें क्या कहता है? अब बाकी आने वाले क्वेश्चन बेटा इससे तो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 इन द फर्स्ट टर्मिनल एंड द सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 42 रेस्पेक्टिवली। एक स्टूडेंट ने +1 में मार्क्स प्राप्त किए इन फर्स्ट टर्मिनल,
फर्स्ट टर्मिनल में जो मार्क्स प्राप्त किए बेटा वो है 62 और सेकंड टर्मिनल में जो मार्क्स प्राप्त किए वो है 48। फर्स्ट टर्मिनल में 62, सेकंड टर्मिनल 48 मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है वो ध्यान देना भाई, क्या कहता है क्वेश्चन ये है कि बताओ थर्ड जो टर्मिनल होंगे यानी कि जो फाइनल एग्जाम हो होंगे, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो एनुअल एग्जाम हो होंगे, उस एनुअल एग्जाम में वो कितने मार्क्स प्राप्त करे, एनुअल एग्जाम में वो कितने मार्क्स प्राप्त कर ले। हमने मान लिया x मार्क्स प्राप्त करे। फर्स्ट टर्मिनल के अंदर 62, सेकंड टर्मिनल में 48, थर्ड टर्मिनल कहते हैं या फिर एनुअल एग्जाम है उसके अंदर x मार्क्स प्राप्त करे, ताकि इन तीनों का जो एवरेज है बेटा, इन तीनों का जो एवरेज है वो कम से कम कितना आना चाहिए, 60 मार्क्स आना चाहिए। इन तीनों का एवरेज, अब एवरेज निकालो, इन तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, 62 प्लस 48 प्लस x। एवरेज कैसे निकालें, तीनों को जोड़ दो, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। टर्म ऑफ कितनी बार एग्जाम हुई, 3 बार, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, लेकिन जो ये एवरेज निकला वो एवरेज जो है ना, जो भी एवरेज आएगा बेटा, जो इसका एवरेज आएगा वो कम से कम 60 मार्क्स तो होना चाहिए, 60 तो आना चाहिए कम से कम एवरेज। इसने एटलीस्ट वर्ड यूज किया बेटा, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, याद रखो ये बात, कम से कम। ठीक है, पर कहीं एटमोस्ट वर्ड नजर आ जाए, एटमोस्ट, इसका मतलब होता है मैक्सिमम। ये बात याद करो, एटलीस्ट में का मतलब होता है मिनिमम और एटमोस्ट का मतलब होता है बेटा क्या, मैक्सिमम। ठीक है जी, तो इसमें क्या कि एवरेज जो मार्क्स है वो एटलीस्ट 60 आने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, इसका एवरेज कम से कम 60 तो आना चाहिए, 60 से ज्यादा भी आ सकता है। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 60 तो आना चाहिए, 60 से ज्यादा भी आ सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आना चाहिए। अगर मैं कहता एग्जैक्टली 60 आना चाहिए तो आप क्या करते, एवरेज 60 होना चाहिए, तो एवरेज 60 दैट इज इक्वल टू 60। लेकिन कम से कम 60 तो चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा भी आ सकता है, एटलीस्ट का मतलब ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 62 प्लस 48 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रह जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 110 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 70। ठीक है, 180 में से 10 घटाएंगे 70 आ जाएगा। तो x हमें क्या निकालना है, एनुअल एग्जाम में कम से कम कितने नंबर लाने चाहिए, x की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, यहाँ होता है x की वैल्यू कम से कम 70 होनी चाहिए, 70 से ज्यादा भी हो सकती है। पर एनुअल एग्जाम में आप 70% मार्क्स लेकर आओ या उससे ज्यादा लेकर आओगे तो ही एवरेज जो होगा वो कम से कम 60 आएगा। ठीक है, बस ये था। चलो आगे चलते हैं बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मेरी तरफ से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से मैंने आपको बताया ना, पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है बेटा, पहला क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। बस एक चीज का ध्यान रखना, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है ये पता होना चाहिए, जैसा मैंने बताया अभी आपको। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम है, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, अच्छा अगर चेक करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है एक सॉल्यूशन है मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में लाई करता है और सेल्सियस के अंदर लाई करता है। मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड में C की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन 30 डिग्री बट लेस देन 35 डिग्री। बेटा C का मतलब C टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे सेल्सियस में गिवन है, इसलिए इसको मैंने C से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, एक सॉल्यूशन है, एक लिक्विड है, समझ लो, कोई कैसा भी लिक्विड समझ लो आप। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका टेम्परेचर बता रहा है कितना है, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है, वो सेल्सियस में, इसलिए बेटा इसका नाम C लिख दिया, C फॉर सेल्सियस। सेल्सियस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, वो सेल्सियस में इसलिए C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है। लेकिन वो ये कहता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज निकालनी, जो टेम्परेचर गिवन है ना C की 30 से 35 डिग्री, उस टेम्परेचर की रेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट में देनी है। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाओ, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट बदल के, सेल्सियस में फिलहाल डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाना है। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन है वो यहाँ ये दे रखा है कि C इक्वल टू C गिवन है,
5/9 इंटू में f माइनस का 32, ठीक है। ये C की वैल्यू गिवन है, C फॉर सेल्सियस, F मींस फारेनहाइट। टेम्परेचर जो है दो तरीके से मेजर किया जाता है, आपको पता होगा। हमारे शरीर का तापमान लगभग कितना होता है, 37 डिग्री होता है। हम कहते हैं हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, तो ठीक है, नॉर्मल तापमान है शरीर का तापमान, टेम्परेचर इतना होना चाहिए। लेकिन आप सोचो, जब हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर हमारा जो है जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है, ठीक है, और बताता है कि भाई आपको तो 101 डिग्री बुखार है या 100 डिग्री बुखार हो गया, ठीक है ना। तो बेटा कहाँ 37 डिग्री और कहाँ पे 100 डिग्री। एक्चुअली में जब डॉक्टर आपके बुखार के बारे में बात करता है, आपका फीवर चेक करता है, और फीवर कितना आता है, 100 डिग्री आ गया, 101 डिग्री आ गया, 102 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो अगर इतना डिग्री बुखार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टेम्परेचर जो मेजर कर रहा है, जो 102 डिग्री, 101 डिग्री, 100 डिग्री जो बता रहा है, वो फारेनहाइट में बता रहा है बेटा, वो सेल्सियस में नहीं बता रहा है। अगर सेल्सियस में इतना तापमान हो ही नहीं सकता बेटा, हम 40 डिग्री पे आके खत्म हो जाएंगे। हम 40 डिग्री भी सहन नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, ये सेल्सियस में होता है। किसमें होता है, ये सेल्सियस में। और जो बुखार हम चेक करते हैं, अपने शरीर का जो बुखार मापते हैं, वो 100 डिग्री, 102 डिग्री, ये फारेनहाइट के अंदर होता है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, तो उनकी यूनिट अलग अलग है मेजर करने की, बस ये डिफरेंस। और जो C और F में जो रिलेशन है, C और F में जो रिलेशन है वो यहाँ गिवन है। ये C और F में रिलेशन, C फॉर सेल्सियस, F फॉर फारेनहाइट। तो C किसके बराबर है, 5/9 इंटू में 5/9 इंटू में F माइनस का 32। तो अब किसी भी टेम्परेचर को जो सेल्सियस में गिवन हो, उसे फारेनहाइट बदल सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो C की वैल्यू 30 डिग्री से 35 डिग्री गिवन है। अब उसे मैं F में बदलना चाहता हूँ, फारेनहाइट बदलना चाहता हूँ, तो बेटा C की वैल्यू जो भी ये गिवन है उसको उठा के इसमें पुट करते हैं। 30 डिग्री लेस देन C मींस C की वैल्यू यहाँ पुट करो, 5/9 F माइनस का 32 लेस देन 35 डिग्री। इसके अंदर हमने क्या करा, C की वैल्यू उठा के पुट कर दी, सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले मैं 5/9 हटाना चाहता हूँ, 5/9 हटाने के लिए क्या करूंगा, इसको 9/5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9/5 से मल्टीप्लाई, सबको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसके अंदर भी 9/5 से मल्टीप्लाई, 30 डिग्री को भी, इस पूरी वैल्यू को भी 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी वैल्यू को भी 9/5 से। 9/5 एक पॉजिटिव नंबर है बेटा, 9/5 क्या बेटा, एक पॉजिटिव नंबर है। और किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो उसका साइन कभी नहीं बदलता। लीनियर इनइक्वालिटी का साइन जो है वो कभी नहीं बदलता। इससे क्या फायदा, 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 5/9 हटाना था, मेन बात तो बेटा ये थी। 5 से 30 कैंसिल, 6 आएगा, 6 9 जा 54 लेस देन F माइनस 32 लेस देन 5 7 9 जा 63 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगी। लेकिन बेटा फारेनहाइट के अंदर रिजल्ट निकाल रहे हैं फारेनहाइट में, तो F की वैल्यू निकालनी है, 32 हटाना है, तो 32 सब में जोड़ दो, 54 प्लस 32 लेस देन F माइनस 32 प्लस 32 लेस देन 63 प्लस 32, ठीक है भाई। 32 ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों जोड़ेंगे 6 आएगा, 5 और 3 8 लेस देन F लेस देन 5 9। इसका मतलब जो टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में है, अगर उसे फारेनहाइट में बदल दें, तो फारेनहाइट में आंसर क्या आएगा, 86 से 95 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो डब्ल्यू तरफ से ये क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं क्या है। आपको मेरे सब समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट जो ना वो अपने आप कर सकते हो, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, फिर अपने आप कर लेना, मतलब आसान बहुत है बेटा। बस ये एक्सरसाइज आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट द टेंपरेचर T in degree Celsius x kilometer below the surface of the earth was given by this. The T for temperature given by this. क्वेश्चन नंबर 4 में टेंपरेचर T given है। टेंपरेचर T that is equal to 30 plus 25 into में 25 into में x minus 3, where x की वैल्यू क्या है, greater than 3 but less than 15, ठीक है।
यहाँ पे T का मतलब टेम्परेचर से है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर T का मतलब टेम्परेचर से है, ठीक है जी। और जो ये x है, x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या कहता है कि भाई अर्थ है, अर्थ के सरफेस के अंदर एक जो ना होल करना है, एक खड्डा खोदना है अर्थ के सरफेस में। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर खड्डा खोदते जैसे जैसे उसके अंदर जाते रहते हैं, सरफेस के अंदर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो ये दे रखा है किलोमीटर में। x की वैल्यू क्या 3 से 15 किलोमीटर, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस इन सरफेस ऑफ अर्थ इन किलोमीटर। पृथ्वी के सरफेस के अंदर जो डिस्टेंस गिवन है वो x से रिप्रेजेंट किया गया, वो किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। वो कहता है जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी लेता हूं या 15 से छोटी लेता हूं और यहां x की वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो मैं टेम्परेचर निकाल लूंगा। जैसे हम पृथ्वी के सरफेस के अंदर जैसे जाएंगे ना बेटा, तो हमारा उसका टेम्परेचर जो ना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, बढ़ता चला जाएगा। तो 3 से 5 किलोमीटर, 3 से लेकर 15 किलोमीटर तक टेम्परेचर मापने का ये फार्मूला एक तरह से उन्होंने निकाल रखा है। तो हमारा मीनिंग क्या है, वो कहता है कि अगर टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर जो गिवन है वो 200 डिग्री से लेकर 300 डिग्री के बीच में हो, तो बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर किसके बीच में हो, 200 डिग्री और 300 डिग्री के बीच में हो। टेम्परेचर जो गिवन है 200 डिग्री से 300 डिग्री के बीच में हो, तो बताओ उस दौरान x कितनी x जो है कितना x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी डीपली होना चाहिए सरफेस के अंदर, हम कितनी गहराई में चले जाएं सरफेस के अंदर ताकि टेम्परेचर 200 से 300 के बीच में हो। अब t की वैल्यू उठा के सीधा इसमें पुट कर दो। t की वैल्यू कितनी 30 प्लस 25 इंटू में x माइनस 3 लेस देन 300। इसको अपने आप सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल लो बेटा, किसके बीच में आई वो निकाल लेना, बस खत्म भाई, अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करना बेटा, ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर पे आ रहा हूं, 5th पे आ रहा हूं। 5th क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5th में, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है बेटा कोई, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चर यूनिट लगा रखी किसी ने, जो कोई जो है किसी कोई ऑब्जेक्ट तैयार करती है, कोई भी आइटम को प्रोड्यूस करती है, तो उसके अंदर उसमें 600 लीटर लिक्विड का यूज किया जाता है। 600 लीटर लिक्विड हमारे पास, ये 600 लीटर लिक्विड है। इसके अलावा वो कहता है 600 लीटर लिक्विड के अलावा इस लाइन का जो मैं बता रहा हूं, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। और इस 600 लीटर लिक्विड तो है, और इसका जो 12% निकालने, अगर 600 का अगर हम 12% निकालने, वो अलग तरह का कोई सॉल्यूशन गिवन है। क्या गिवन है? वो अलग तरह का एक सॉल्यूशन और गिवन है। तो ये मान लो लीटर, कोई 600 लीटर क्या मान लो, इसे वाटर मान लो, पानी मान लो। तो किसी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रही है, वो कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को जब तैयार करती है तो मान के चलते कि वो पानी का यूज करती है, जिसके पास 600 लीटर लिक्विड है, चाहे कितने प्रोडक्ट बनाती है, उससे कितने प्रोडक्ट बनते हैं वो मैटर नहीं करता। तो 600 लीटर पानी का यूज करती है, और 600 लीटर का जो 12% है कुछ अलग तरह का सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, कोई भी एसिड भी हो सकता है, कोई अलग तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, जो भी है वो इसका 12% है, 600 का 12%, वो भी इसमें यूज करा जाता है। तो कहता है कि अब कितने लीटर और वाटर की रिक्वायरमेंट हो, कितने लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट हो, हाउ मेनी लीटर ऑफ इस 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। इस 600 लीटर में के लिए 600, अब मैं और मतलब और जो ना प्रोडक्ट तैयार करना चाहता हूँ, तो ये 600 लीटर मान लेते हैं कम पड़ जाता है, तो वो और लिक्विड जो ना मंगवाना चाहता है, और पानी की मात्रा उसको रिक्वायरमेंट है, और पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो कितना लीटर वाटर और रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हमने मान लिया x लीटर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। कितने लीटर का? x लीटर का। तो x लीटर का रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ उसका 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड भी लेकर आना पड़ेगा। कितना? इसका 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो 30x अपॉन में 100, इसका 30% कितना होगा? 30x अपॉन कितना लीटर चाहिए हमें, हमने मान लिया x लीटर चाहिए, हमने एज्यूम कर लिया कि x लीटर रिक्वायर्ड है, ताकि इसका 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, इसका 30% कितना होगा x का? 30x अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि कितने लीटर का, हमने कहा मान लिया x लीटर का 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, इसका 30% जो भी होता है उसको ऐड कर देना है, इसमें इसके 600 के 12% निकलना, चलो ऐड कर दो, 600 के 12% में मस्ट बी एडेड x का 30%, इतना ऐड कर दें, ठीक है ना। कितने लीटर का 30%, कितने लीटर का, हमने मान लिया x लीटर का 30% मस्ट बी एडेड इन दिस 12% ऑफ 600 लीटर, ठीक है, 12% ऑफ 600 इसमें ऐड कर दें, ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन गया, रिजल्टिंग मिक्सचर बन गया। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना, सो
so that the acid content, जो acid का total content in the resulting mixture, जो resulting mixture बना will be more than, ये जो resulting mixture है वो more than है 15% से, किसका ये more than है बेटा, ये more than है किसके 15% से more than है। अब किसका 15% बेटा ये given नहीं है, तो total liquid का total liquid कितना है, पहले 600 लीटर पड़ा था, x लीटर में बाद में लेकर आया, ठीक 600 लीटर, क्योंकि लिक्विड बेटा वो इसको कह रहा है फिलहाल, लिक्विड वो इसको नाम दे रहा है, ठीक है, ये इसको सॉल्यूशन ऑफ एसिड कह रहा है, लिक्विड इन दोनों को कह रहा है, तो टोटल कितना, टोटल का 15%, ये ज्यादा है, टोटल कितना 600 प्लस x, इसका 15% यही होगा, ये रिजल्टिंग मिक्सचर मोर देन 15% किसका, टोटल लिक्विड का 600 प्लस x, टोटल लिक्विड कितना 600 प्लस x हो गया, बट ये रिजल्टिंग मिक्सचर, ये रिजल्टिंग मिक्सचर लेस देन है टोटल लिक्विड के 18%, और टोटल लिक्विड कितना 600 प्लस x का 18%, ठीक है, इससे ये लेस देन है, तो लेस देन का सिंबल लगा दिया। अब एक काम करें, इसको सॉल्व कर रहे दोनों, दो इनइक्वालिटीज गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहां से सब में से 600 कैंसिल आउट कर सकता हूं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करें 7200 प्लस 30x ग्रेटर देन 100 तो कैंसिल आउट हो चुका है, 15 से मल्टीप्लाई 9000 प्लस 15x, ये आ गया, ऐसे इसको सॉल्व कर लें, 100 इसमें से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तीनों 100 कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो यहां गया 7200 प्लस 30x लेस देन 18 से मल्टीप्लाई 10,800 हो जाएगा, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस का 18x, दिस इंप्लाइज एंड दिस आल्सो इंप्लाइज, इन दोनों को सॉल्व करना है, x की वैल्यू वो फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 15x को इधर ले आओ, एक्चुअली दोनों टर्म्स में ये नहीं हो रही थी, इसको यहाँ ले आओ, 15x आ जाएगा, और ग्रेटर देन का सिंबल, 30x में से 15x सब्ट्रैक्ट करना हो जाएगा, 15x आ जाएगा, 7200 को उधर ले जाओ, तो 9000 में से 7200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1800 आना चाहिए ना, ये आ गया आपके पास, तो आपके पास 15x ग्रेटर देन 1800 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 30x गया, 18x बेटा ये 18x को इधर ले आओ, 30x में से 18x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 12x, ये लेस देन है, 12x लेस देन 7200 को दूसरी तरफ ले आए, 10,800 में से 7200 सब्ट्रैक्ट कर दें, 7200 को सब्ट्रैक्ट, बेटा 7200 उधर चला जाएगा ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 0 6 3600, ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे 15x, x ग्रेटर देन, बेटा इसको यहां लिख रहा हूं, इसको यहां लिख रहा हूं, x ग्रेटर देन 15 को इसके नीचे ले आओ, 1800 अपॉन में 15, और इसको क्या लिखूंगा x लेस देन 3600 अपॉन में 3600 अपॉन में 12, ये आ गया आपके पास, ठीक है जी, तो यहां से x के लिए सॉल्व कर लें, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 15 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 120 लेस देन 12 से 30, तो ये आंसर आया, तो ये क्या कहता है x लेस देन 30 है, बट x ग्रेटर देन 120 होना चाहिए, ठीक है, शायद मैंने कुछ गलती से निकल दी, एक मिनट ले लेंगे, रिलेटिव मिक्सचर मोर देन 15% से क्या होता है मोर बट लेस देन 18%, ठीक है, और ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन x क्या है, ग्रेटर देन 120 है, बट x क्या है लेस देन 30 है, तो आंसर क्या आएगा मोर देन 120 बट लेस देन 300 लीटर, बेटा 300 आना चाहिए यहाँ पर, 300, ठीक है ना, छोटी सी मिस्टेक है, बस हो गया, खत्म, यही निकालना था, तो तो इतना ही काम कर रहा था बेटा, मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म हो चुका है, 5वां क्वेश्चन था, मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। वैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप चाहें तो अपने आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि कैसे करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक मिनट, अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन में कहता है द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसीडर्ड नॉर्मल, ठीक है, कहता है ये लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसीडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच,
रीडिंग ऑफ द 3 डेली मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 7.2 एंड 7.8। कहता है कि जैसे कि आप कोई पूल दे रखा है जिसके अंदर हम स्विमिंग करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका जो पानी है वो नॉर्मल तो होना चाहिए ना, शुद्ध होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। और कहते हैं शुद्ध होगा तभी हम स्विमिंग कर पाएंगे, अदरवाइज वो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है। तो देखिए उसने कहा कि भाई उसकी एवरेज पीएच रीडिंग जो है वो 3 बार उस पानी को मेज़र करते हैं। क्या करते हैं वो 3 बार पानी को मेज़र करते हैं, जो स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है उसको 3 बार मेज़र करते हैं। एक मान लेते हैं सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो एवरेज पीएच रीडिंग आती है वो इसके बीच में लाई करती है। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 6 में, ये कोई पुल हो गया, इसमें है पानी, ठीक है। इसके 3 बार मेजर कर, एक तो मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग।